सो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और यार बहुत से कैंडिडेट्स के ये डाउट होते हैं कि सेकंड एयरफोर्स में जैसे ही तुम्हारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू होता है या फिर बेस फर्स्ट एयरफोर्स का जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़े डाउट तुम्हारे मिथ्स बहुत से हैं। एयरफोर्स में फेज सेकंड को लेकर बहुत से मिथ हैं, और कोचिंग वालों ने और जो फेज सेकंड देकर आते हैं उन स्टूडेंट्स ने भी यार इसको इतना एग्जैजरेट कर दिया है, तुम्हारे दिमाग में इतना बैठा दिया है कि बस फेज सेकंड के नाम से डर लगने लगता है कि यार पता नहीं क्या क्या होने वाला है। जैसे इंग्लिश को लेके, और उसमें एसआरटी को लेके, ग्रुप डिस्कशन वगैरह इनको लेके, और इसमें जो फिजिकल होता है फिजिकल वगैरह को लेके। और मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये 2 बार दिया और बिना विदाउट एनी कोचिंग दिया फेज सेकंड का, दोनों बार में मैंने क्वालिफाई किया। सो मैंने भी ये सुने, ये मिथ्स वगैरह जो तुमने सुने वो मैंने भी अपनी टाइम में सुने, लेकिन मैंने उन पे कभी ध्यान नहीं देता ज़्यादा। तो आज का वीडियो टोटली इन्हीं पे होने वाला है, मतलब पेज सेकंड में जो जो मिथ आपने सुने हैं और जो मैंने भी सुने हैं, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ तो मुझे ये इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह पता है। तो उन्हीं पे ये वीडियो टोटली बेस्ड होने वाला है। तो पहले मिथ की बात करूँ तो यार इंग्लिश वाला, इंग्लिश फ्लुएंसी वाला सबसे तुम्हें सबसे ज़्यादा सुनने को यही मिलेगा कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश देन यू आर नॉट परफॉर्म वेल इन एयरफोर्स जीडी। ये सबसे बड़ा मिथ है, जबकि रियलिटी इससे यार टोटल डिफरेंट है। वहाँ पे एयरफोर्स फेज सेकंड में इतनी ज़्यादा वो तुम्हें इंग्लिश मांगते नहीं जितनी तुम्हें ये कोचिंग वाले और कुछ स्टूडेंट्स और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो सेल करते हैं वो तुम्हें इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होता है। और जो भी स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आते हैं, अगर जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछता है वो यही पूछता है पहले इसमें कि भाई मुझे ये बता, मुझे वी आर कमिंग फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड एंड वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और हम ये नहीं बोल सकते यार, इतना आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। सो मुझे इसके बारे में अच्छी तरह पता है कि वो उतना फेमिलियर नहीं होता इंग्लिश के साथ। कि हमें ये बस ये बताओ कि हम कैसे सेलेक्ट होंगे वहाँ पे। हम अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, बस एयरफोर्स तुमसे ये डिमांड करता है कि तुम अपने आप को कॉन्फिडेंटली वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाओ। इस डजेंट मैटर कि तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट आती है, ये कोई मायने नहीं रखता है वहाँ पे। बस इतना तो यार मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, और एयरफोर्स वाले भी इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं तुमसे, क्योंकि तुम एक डिफेंस एस्पिरेंट हो। तो कम से कम तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस, मतलब तुम्हारा इंट्रो तो तुम आराम से बिना हिचके हुए और बिना फंबल किए आराम से अपना इंट्रोडक्शन तो ऑफिसर्स के सामने और अपने जो बैठे हैं जीडी में उनके सामने फ्लुएंटली दे पाओ। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि रूरल बैकग्राउंड वाला भी अपने आप को इतना तो एक्सप्रेस कर ही सकता है। और आई थिंक इसके हिसाब से आपके इंग्लिश वाला जो ये मिथ था वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने दिया है, मुझे अच्छी तरह पता है और विदाउट कोचिंग दिया है। सो ये सारे सारे मिथ हैं इंग्लिश वाला। तो आपका इंग्लिश वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा ये सुनने के बाद। देन सेकंड थिंग इज़ वो ये है कि भाई जैसे फेज सेकंड में हम जाते हैं तो फेज सेकंड में यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, और 1.6 किलोमीटर में आपको 7 मिनट दिए जाते हैं। 7 मिनट में अगर आप 1 महीने पहले प्रिपेयर करने लगते हो तो आराम से आप एयरफोर्स की रनिंग क्वालिफाई कर लो यार, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें रनिंग क्वालिफाई करने में। और जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हम तो वही प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, 7 मिनट हमें आराम से मिलेंगे और वहाँ से आगे सीधा परफॉर्म करते हैं। तो तुम्हें पता है क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं यार, डेफिनेटली आउट ही होगे तुम वहाँ पे। सो वहाँ पे जैसे यहाँ कोई स्टूडेंट 1 महीने पहले से प्रिपेयर कर रहा है तो आराम से निकाल लेगा। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और दूसरा है पुशअप में होल्डिंग और उसमें स्कोर्स में होल्डिंग टाइम वाला। तो अगर तुम यहाँ पे 10 पुशअप मार के जाते हो और 10 ही स्क्वाट्स प्रैक्टिस करके जाते हो, या फिर 10 या 20 जो भी मान लो, तो वहाँ पे जैसे होल्डिंग टाइम 5 5 सेकंड का कर दिया उन्होंने। कई बार 3 सेकंड करते हैं, कई बार 4 सेकंड, तो कई बार 5 सेकंड में करते हैं। अगर 5 सेकंड का होल्डिंग टाइम रख लिए तो तुम डेफिनेटली बाहर हो गए वहाँ से। सो सबसे बड़ा मिथ है कि हम अगर 15 पुशअप मार लें या फिर जैसे 20 स्क्वाट्स मार लें तो वहाँ पे परफॉर्म अच्छे कर पाएंगे। तो ऐसा रियल में होता नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसे ही होल्डिंग टाइम होता है तुम्हारे हाथ वाइब्रेशन करने लगते हैं और वाइब्रेट करने लगते हैं, और फिर जैसे ही तुम्हारी फॉर्म ख़राब होती है तुम बाहर कर ले जाते हो, वो तुम्हें उठा लेंगे जो एसेस कर रहे होंगे ना। अगर तुम्हारे हाथ फंबल किए, थोड़ा सा भी वाइब्रेट वगैरह किए, या फिर तुम्हारा पोस्चर पुशअप लगाते हुए ख़राब हुआ तो वो तुम्हें उठा लेंगे। सो ये मिथ भी तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा कि कितने
ये पुशअप जो बोलते हैं यहाँ पे 10 कर पा रहे हो तो वहाँ पे 10 कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक मिथ है जो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपको यहाँ से ज़्यादा प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, तब वहाँ जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और इसके बाद आता है जैसे एसआरटी वाला। एसआरटी में बहुत से ये मिथ है कि यार इतनी करनी ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा नहीं करनी ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि एसआरटी टोटल तुम्हारी पर्सनैलिटी पे बेस होता है कि मतलब कोई भी सिचुएशन जब तुम्हारे सामने आती है, तुम किस तरह रिएक्ट करते हो, लाइक ए ह्यूमन बीइंग, किस तरह तुम्हारा बिहेवियर होता है उसे देखने के बाद, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने कोई एसआरटी मैंने 2 बार दिए हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं और ऑफलाइन अकेडमीज वगैरह में तुम्हें सुनने को मिला हुआ है एसआरटी मतलब बहुत ही एग्जेजरेट कर देते हैं इसको। जबकि मैंने 2 बार क्वालिफिकेशन में मैंने एक बार भी कोई 4-5 एसआरटी ओनली मैं पैटर्न देख के गया था कि किस तरह की वहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, किस तरह उन्हें अटेम्प्ट करना होता है, किस तरह के हमें ऑप्शंस मिलते हैं। और मतलब एक रोड में भी मान लो एक एक तरह का नॉर्मल कि किस तरह का पैटर्न आता है, बस वो पैटर्न मैं देख के गया था और कुछ भी मैंने नहीं देख के गया था, ना ही कुछ प्रैक्टिस करके गया था मैं। उसके बाद में बात करें कि जैसे एसआरटी में, तो एसआरटी में नॉर्मल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। जैसे दिन के 3-4 क्वेश्चन देख लिए, मतलब इससे आप 10-15 दिन एक रूटीन फॉलो करते हो, एक दिन के 3-4 क्वेश्चन, तो आराम से 10-15 दिन में वो समझ में आने लगता है कि क्या पैटर्न है और हमें वैसे कहाँ और कैसे परफॉर्म करना है। और वहाँ पे ज़्यादा इतना सोचना नहीं होता है। अगर एसआरटी को पढ़ने के बाद आपके फर्स्ट दिमाग में जो थॉट आता है वही क्लिक करना होता है। अगर आपने ज़्यादा सोचा समझा, आपने कुछ ज़्यादा ही एग्जरेट करने की कोशिश की, तो एसआरटी डेफिनेटली आप गलत ही कर दोगे। फिर बाद में आता है इसमें 10 सेकंड में जो कोचिंग वाला, तो मैं मेरी बताऊँ तो मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, तो दोनों बार में जहाँ मैं गया था मेरे ग्रुप में जो बंदे थे उनमें कोई एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं था, ओनली सिंगल स्टूडेंट जिसने कोचिंग ना की हो। सारे के सारे क्रेम करके बैठे थे, अपना इंट्रोडक्शन तक भी क्रेम करके बैठे थे, बिल्कुल रट के बैठे थे भाई वो। और दोनों बार में एक सिंगल स्टूडेंट मैं था जो कोचिंग नहीं करके गया था अपने ग्रुप में। दोनों बार में जब वो हमारा ग्रुप प्रिपेयर हुआ था उसमें एक ओनली सिंगल स्टूडेंट मैं था उसमें, जिसमें मैंने ओनली कोचिंग नहीं ली थी और सबने कोचिंग ले रखी है। और कोचिंग वाला ज़रूरी नहीं है इसमें कि आपने कोचिंग ली है तो ही क्वालिफाई कर पाओगे। कोचिंग बकवास है। अगर आप अपने थॉट्स डेफिनेटली आराम से सामने रख पा रहे हो, हर चीज़ बता पा रहे हो, तो आप आराम से इजीली क्वालिफाई हो जाओगे। इतना ज़्यादा वो एनडीए वाला ये एसएसबी नहीं है, नॉर्मल ओनली एक सोल्जर प्रोसेस है जो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, आराम से क्रैक कर सकते हो। और बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, तो यार मेरे हिसाब से तो आपको कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। एज ए मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई इतना ज़्यादा कोई एक्सीलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा नहीं हूँ। एज ए डिफेंस एस्पिरेंट मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लड़के ऐसे ही ज्वाइन करते हैं, जैसे एक नॉर्मल फैमिली से आने वाले बंदे ही इसमें जाते हैं। यार अग्निवीर में इतने ज़्यादा कोई होता नहीं है उसमें। सो बात करूँ कि उनकी भाई जो नॉर्मल बैकग्राउंड से है, रूरल बैकग्राउंड से, मेरे जैसे से है, तो उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं समझ सकता हूँ कि इंग्लिश में थोड़े तुम्हें डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि तुम कर ही ना पाओ, नॉर्मल होता है। और फिर सेकंड के लिए तुम घर से भी प्रिपेयर करो, वो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फिर सेकंड के लिए घर से प्रिपेयर करना। अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, थोड़ा जाने, और उसमें जैसे फिर सेकंड में अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छी तरह कर पाओ। और जो ब्रीफिंग करते हैं, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है किस पे क्या होता है, वो अच्छे से दे पाओ। बस इतना काफ़ी होता है उसमें। और आप हिंदी में भी बोलते हो चलता है, इट्स डजेंट मैटर कि आप हिंदी यूज़ कर रहे हो उसमें, लेकिन इतना चलता है, आराम से चलता है। और वो ऑफिसर्स भी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं यार। वो भी चाहते हैं आप सेलेक्ट हो, कोई आपको बाहर नहीं निकालना चाहता है वहाँ पे। आप हरकतें कुछ ऐसी करते हो तो बात अलग है। और जिसमें ये तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा इसमें कि भाई आप 10-15 हज़ार रुपये या फिर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये वेस्ट करने से अच्छा है आप घर से प्रिपेयर करो यार। घर से डिप्लॉय वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास घर से प्रिपेयर करने में। आपका फिजिकल आपके हाथ में है, आपकी डाइट आपके हाथ में, खाना जो आप घर बहुत अच्छे से अच्छा खा सकते हो। डेडमी वगैरह में आपको अच्छी तरह पता है किस तरह का खाना दिया जाता है, कैसा खाना मिलता है, मैंने देख लिया है ये खाना। सो मैं बात करूँ तो आप घर से प्रिपेयर करो। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, जितना हो सके आप घर से ही प्रिपेयर करो। और 10-15 हज़ार रुपये या
क्यों घर वालों को लगवाने, क्यों वेस्ट करने हैं, कोई मतलब नहीं इनका। अगर कोई 5,000 रुपये भी दे रहा है तो वेस्ट ऑफ मनी है यार, वो कोई रिक्वायर नहीं है उसके लिए। जो काम घर से हो सकता है वो क्यों जाना उसके लिए, बाहर क्यों जाना। और फिर सेकंड के लिए मैं और कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं तुम्हें आगे। सो वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और जय हिंद यार, वन ऑफ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फेज सेकंड ऑल्सो।